हेलो एंड वेलकम टू जीएस एकेडमी। मैं हूं आपका दोस्त संदीप कुमार और हम पढ़ रहे थे जनरल साइंस। और जनरल साइंस के अंतर्गत हम कवर कर रहे थे फिजिक्स। और फिजिक्स के अंतर्गत हमने लॉ ऑफ मोशन कवर कर लिया है। और लास्ट वाले लेक्चर में हमने जाना था कि टाइप ऑफ मोशंस क्या होते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किसके बारे में? प्रकाश या फिर लाइट के बारे में। इसके प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे और इसके गुणों के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला देखिए, प्रकाश की प्रवृत्ति कैसी है, इसका नेचर क्या है। ठीक है, तो प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है, रेडिएंट एनर्जी है, जिसका उपयोग वस्तुओं को देखने के लिए मनुष्य की आंख के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो सिंपल क्या याद रखना है कि प्रकाश क्या है? एक प्रकार की रेडिएंट एनर्जी है, जिसका जो उपयोग है हम वस्तुओं को देखने के लिए करते हैं। और किसकी सहायता से? मनुष्य की आंख की सहायता से। ठीक, अब जो लाइट है वो दो तरह के आपको नेचर शो करती है। एक उसका जो नेचर होता है वो होता है तरंग का, मतलब वेव की तरह, और दूसरा होगा पार्टिकल की तरह। अब यही जो पार्टिकल है जिससे प्रकाश मिलकर बना होता है, इन्हीं छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकलों को या मूलभूत कणों को, फंडामेंटल पार्टिकलों को क्या नाम दिया जाता है? फोटोन कहा जाता है। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट एमसीक्यू कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें क्या कहा जाएगा? फोटोन। इन्हें प्रोटोन नहीं कहा जाएगा, इन्हें क्या कहा जाएगा? फोटोन कहा जाएगा। क्लियर? उसके बाद आते हैं प्रकाश की स्पीड की बात। ठीक है, तो वेग एंड निर्वात। ठीक है, तो वेग का मतलब होता है वेलोसिटी, या आप इसको स्पीड भी बोल सकते हो, या फिर गति, या फिर चाल भी बोल सकते हो। ठीक है, निर्वात का मतलब होता है वैक्यूम, जहाँ कोई मीडियम नहीं है। ठीक है, मतलब आपको ना वहाँ वायु देखने को मिल रही है, ना आपको वहाँ पर कांच वगैरह, ना आपको पानी वगैरह, मतलब कोई भी मीडियम नहीं। तो ऐसे मीडियम में जब प्रकाश चलता है तो वहाँ पर उसकी स्पीड कितनी मानी जाती है? ठीक है, तो जो प्रकाश की जो चाल है वो मानी जाती है कितनी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर प्रकाश चल लेता है। अब इसी को जब हम किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड। और हम इसको पढ़ते हैं क्या? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो 1 सेकंड में कितने किलोमीटर ट्रेवल कर लेता है प्रकाश? 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में। ठीक है, लेकिन कहाँ पर? निर्वात वैक्यूम, जहाँ कुछ भी मीडियम नहीं है। ठीक है, और ऐसी गणना सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? तो ऐसी गणना की गई थी प्रकाश के वेग की सर्वप्रथम गणना। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम क्या था? रोमन, उनके द्वारा की गई थी। ठीक, अब जान लेते हैं कि जो प्रकाश है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है और चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। तो अगर आपने स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है? दूरी बटा समय। ठीक है, तो स्पीड अभी मेरे को पता है कितनी है। स्पीड कितनी है? 3 × 10⁸। ठीक, और दूरी मैं निकाल सकता हूँ किसके बीच में? पृथ्वी और किसके बीच में? सूर्य के बीच में। ठीक है, और समय, समय तो मेरे को मालूम करना है कि कितना समय लेता है, कितना नहीं। ठीक है, तो रफली देखो बता रखा है कि सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक जो पहुंचने में वो कितना समय लेता है? सिर्फ और सिर्फ 500 सेकंड लेता है। ठीक है, तो यहाँ अगर मेरे को देखो स्पीड पता लगी, समय पता लग गया, तो मेरे को क्या पता लग जाएगा कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में कितनी दूरी है। तो ये लगभग लगभग अगर मैं यहाँ पर 500 सेकंड रख देता हूँ तो मेरे पास ये आएगा कितना? 15 करोड़ किलोमीटर। यही तो दूरी है। तो ध्यान रखना कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में कितनी दूरी? 15 करोड़ किलोमीटर। तो 15 करोड़ किलोमीटर से प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? 500 सेकंड लगते हैं। क्लियर? इसके अलावा चंद्रमा से पृथ्वी तक, ठीक है, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? तो ये लगता है 1.03 सेकंड। मतलब रफली याद रख लेना कितना? 1 सेकंड। तो अभी हमने पढ़ा कि 1 सेकंड में प्रकाश की चाल कितनी है? 3 लाख किलोमीटर। तो अब आपको यहाँ से क्या पता लग गया? डिस्टेंस पता लग गया कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में कितना डिस्टेंस है? मात्र 3 लाख किलोमीटर। और पृथ्वी और सूर्य के बीच में कितना डिस्टेंस? 15 करोड़ किलोमीटर। तो कौन सा खगोलीय पिंड पृथ्वी के सर्वाधिक पास है? तो क्या आंसर लगाओगे हमेशा? चंद्रमा। हुआ क्लियर? चलिए अब आते हैं प्रकाश के गुणों के बारे में। तो यहाँ पर हम 4 गुणधर्म पढ़ेंगे प्रकाश के। पहला पढ़ेंगे परावर्तन, दूसरा आएगा हमारे पास अपवर्तन, तीसरा आएगा हमारे पास विक्षेपण,
और चौथा आएगा हमारे पास परकिरण। ये 4 रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है परावर्तन। तो परावर्तन कुछ नहीं है, परावर्तन में क्या होगा कि हमारे पास कोई चिकनी सतह होगा या फिर चिकना पृष्ठ होगा, ठीक है, या फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। ठीक है, तो जिससे क्या करेंगी, प्रकाश की किरणें आएंगी और टकराकर यहाँ से क्या हो जाएंगी, परावर्तित हो जाएंगी। इसी चीज को बोला जाता है क्या, परावर्तन। तो लगा पता। तो प्रकाश का किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस होने की घटना को ही क्या बोला जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। और परावर्तन जो होगा हमेशा ही एक मीडियम का मतलब होगा यहाँ, ठीक है, मीडियम का मतलब या माध्यम का मतलब होगा कि जिसमें से लाइट क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। तो यहाँ जो मीडियम है अभी फिलहाल के लिए वो क्या है, वायु है। तो वायु से ये आई, कांच से टकराई और क्या हो गई, वापस हो गई। इसी चीज को बोला जाता है क्या, मीडियम। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टफ क्वेश्चन पूछ सकता है कि परावर्तन कितने मीडियम में पॉसिबल है, तो कितने मीडियम में, सिर्फ और सिर्फ एक मीडियम में। ठीक है, तो यहाँ कौन सा मीडियम हुआ, सिर्फ और सिर्फ वायु हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं परावर्तन के नियम के बारे में। तो परावर्तन का नियम है, इसमें क्या कहा गया है कि आपतन कोण मतलब इंसिडेंट जो एंगल होगा और परावर्तन कोण मतलब रिफ्लेक्टिव एंगल जो होगा वो हमेशा क्या रहेंगे, बराबर। मतलब जितने एंगल पर लाइट आएगी उतने ही एंगल पर वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इसी चीज को बोला जाता है क्या, परावर्तन का। तो लग गया पता। तो परावर्तन का नियम क्या है, पहला नियम क्या है कि जितने एंगल पर इंसिडेंट रे आएगी उतने ही एंगल पर वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ कितने एंगल पर आई, वो 45 डिग्री के एंगल पर। तो रिफ्लेक्ट भी कितने एंगल पर होगी, वो 45 डिग्री के एंगल पर ही। इसको ही बोला जाता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, हमेशा ही क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। इसके अलावा दूसरा नियम है कि आपतित किरण, इंसिडेंट रे, दूसरा परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे और अभिलंब नॉर्मल, ये सभी क्या होंगे, एक ही तल पर होंगे, एक ही प्लेन पर। तो मतलब एक ही साइड बनेंगे, ये दूसरी साइड नहीं बनेंगे, एक ही साइड बनेंगे। इसी को बोला जाता है क्या, अभिलंब या फिर नॉर्मल। तो देखो एक ही साइड बन रहे हैं और किस मीडियम में बन रहे हैं, ये वायु के मीडियम में। तो यहीं से मैं पता लगाऊंगा कि एंगल आई और एंगल आर। ठीक है, तो ये चीज याद रख लेना कि परावर्तन क्या है। परावर्तन का सिंपल सा मीनिंग है कि प्रकाश का किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस होने की घटना। इसके दो नियम है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल हमेशा क्या होंगे, सेम प्लेन मतलब सेम ही साइड बनेंगे। क्लियर। अब इसके कुछ उदाहरण भी हैं कि हम वस्तुओं को देख पाते हैं तो किसके दम पर देख पाते हैं, परावर्तन के दम पर ही देख पाते हैं। हमें वस्तुएं अगर रंगीन दिखाई दे रही हैं तो वो भी किसके दम पर दिखाई देती हैं, इसी के दम पर। देखो तो प्रकाश जो है सूर्य का वो 7 रंगों से मिलकर बना होगा। ठीक है, बना होगा नहीं, बना है, तो 7 रंगों से मिलकर बना है। तो अब मान लो प्रकाश आ रहा है, किसी वस्तु से टकरा रहा है, ठीक है, तो वो वस्तु मेरे को कैसी दिखाई दे रही है, लाल दिखाई दे रही है। उसका क्या कारण है कि जो सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ा है, तो उन्होंने क्या करा, इन 6 रंगों को तो उसने क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। बचा कौन सा रंग, सिर्फ एक रंग, उसको उसने क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर लिया। और बधाई हो मेरे को, वो वस्तु कैसी दिखाई देगी, फिर लाल दिखाई देगी। तो यही जो कारण है, वस्तुओं को भाई हमें रंगीन दिखाई देती है या रंगीन देखा जाता है, तो उसके पीछे 2 कारण। ठीक है, पहला है प्रकाश और दूसरा है परावर्तन। क्लियर। तो वस्तुओं को देखने के लिए किसकी आवश्यकता, प्रकाश की आवश्यकता, और साथ में किसकी, परावर्तन। और परावर्तन हमेशा कितने मीडियम में होगा, एक ही मीडियम में होगा। अब आता है दूसरा हमारे पास प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, तो यहाँ पर देखो मीडियम एक है वायु, यहाँ मीडियम कौन सा आ गया, 2। तो तब ध्यान रखना, तो जब प्रकाश की किरण एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वह अपने रास्ते से क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी, अपने रास्ते से भटक जाएगी। अब जाना तो चाहिए से कायदे से कैसा, सीधा। क्यों जाना चाहिए, क्योंकि जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में चलता है, स्ट्रेट लाइन में चलता है, रेक्टिलिनियर मतलब सीधी रेखा में, नो लेफ्ट नो राइट। अब जैसे ही वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, वो क्या करेगा, अपना रास्ता चेंज कर लेगा। जब रास्ता चेंज करेगा, ठीक है, तो बस फिर अब वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, प्रकाश वहाँ सीधा चलेगा। और जब सीधा चलेगा पुनः वो देखो, अब कांच से पुनः किस में जाएगा, वो वायु में। तो पुनः अब जाना चाहिए था उसे कैसा, सीधा, लेकिन अपना रास्ता पुनः क्या कर लेगा, वो चेंज कर लेगा। और इसी घटना को बोला जाता है रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है अपवर्तन, प्रकाश के एक पारदर्शी माध्यम जैसे कांच या पानी से दूसरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण ऐसा होता है।
ठीक है, तो परिणाम प्रकाश की दिशा और प्रकाश की चाल दोनों क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। ठीक है, तो एक तो क्या होगी, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और एक उसकी स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, तो अपवर्तन हमेशा कितने मीडियम में, दो मीडियम में, कम से कम दो मीडियम होंगे। यहाँ पर कौन सा मीडियम है, वो वायु है और साथ में क्या, कांच या फिर पानी है, दोनों में से कोई भी ले सकते हो। ठीक है, और प्रकाश हमेशा कैसी गति में चलेगा, सीधी रेखा में चलेगा। क्लियर। अब इसके कुछ उदाहरण है, जैसे पानी से भरे गिलास में पेंसिल डालने पर हमें वो टूटी हुई दिखाई देती है। क्यों टूटी हुई दिखाएगी, क्योंकि कितने मीडियम आ गए उसमें, दो मीडियम आ गए। एक ऊपर हम वायु में देख रहे हैं और फिर हम किस में देख रहे हैं, पानी में देख रहे हैं। ठीक है, तारों का टिमटिमाना, कि तारे जो है हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, ऐसा क्यों होता है, तो इसका जो कारण है वो क्या है, अपवर्तनीय। अब देखो ये हमारी पृथ्वी, ये इसका वायुमंडल और उसके बाहर क्या है, निर्वात है, कुछ भी नहीं है, तो ये वायुमंडल हो गया। वायुमंडल में हमको वायु देखने को मिलेगी, यहाँ कुछ भी नहीं है। तो जब प्रकाश आ रहा होगा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो वो क्या होगा, अपने रास्ते से भटक जाएगा। अब कायदे से तो सीधा जाना चाहिए कि नहीं, बस तो दो मीडियम आ गए, तो दो मीडियम में ऐसा होगा तो हमें वो क्या देखेगा, टिमटिमाती हुई दिखाई देगी। क्लियर। चलिए, और तीसरा आता है हमारे पास विक्षेपण या फिर डिस्पर्जन। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जब सूर्य का जो प्रकाश आएगा, ठीक है, ये क्या करेगा, प्रिज्म से जब गुजरेगा, प्रिज्म से, ठीक है, तो क्या होगा इसमें, यहाँ पर इस पॉइंट पर क्या होगा, अपवर्तन होगा, क्योंकि वो एक मीडियम से किस में जा रहा है, दूसरे मीडियम। यहाँ मीडियम क्या था, वायु, यहाँ मीडियम क्या आ गया मेरे पास, कांच आ गया। तो जब प्रकाश जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम का मतलब किस में जाएगा, प्रिज्म जाएगा, तो वहाँ पर क्या होगा, अपवर्तन होगा। ठीक है, रिफ्रैक्शन होगा, जिसके बाद जो ये लाइट है कितने रंगों में विभाजित हो जाएगी, 7 रंगों में विभाजित हो जाएगी। और यहीं पर भी मेरे को क्या देखने को मिलेगा, विबग्योर देखने को मिलेगा। क्लियर। बस, तो सबसे अधिक जो सबसे कम जो विक्षेपण है, मतलब अपने रास्ते को, अब जैसे हमको कैसे पता लगा कि सूर्य वाइट प्रकाश है 7 रंगों से, तो इस चीज़ पता लग गया हमको कि जो सूर्य का प्रकाश है कितने रंगों से मिलकर बना है, 7 रंगों से। अब देखो रिफ्लेक्शन हुआ क्या, सॉरी रिफ्रैक्शन हुआ, सूर्य का प्रकाश 7 रंगों में टूटा या नहीं टूटा। ठीक है, अब ये टूट गया, अब कायदे से तो इन रंगों को सीधा जाना चाहिए, सीधा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ जो रंग है वो अपना रास्ता क्या करके देखो, भटक गए, जरूरत से ज़्यादा ही भटक गए, और कुछ जो है लगभग क्या हो गए, सीधे निकल गए। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन है कि अपने पथ से सबसे कम विक्षेपित होने वाला, अपने पथ से सबसे ज़्यादा कम भटकने वाला रंग वो कौन सा है, लाल रंग है। क्यों, क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य क्या रहता है, अधिक रहता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं साउंड करवाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि तरंग दैर्घ्य क्या होता है। क्लियर। और बैंगनी रंग क्या होता है, सबसे अधिक विक्षेपित होता है, सबसे अधिक अपना मार्ग बदलता है। क्यों, क्योंकि उसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है, सबसे कम होता है। ठीक, अब यहीं पर आते हैं हमारे पास थोड़े से कलर कोडिंग के क्वेश्चन है कि जो प्राथमिक रंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो प्राथमिक रंग याद रख लेना, RBG, रेड, ब्लू एंड ग्रीन, यही है हमारे पास प्राथमिक रंग। इन रंगों के संयोजन से अन्य सभी रंग बनाए जा सकते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, प्राइमरी रंग बोला जाता है। क्लियर। अब सेकेंडरी कलर कौन से होते हैं, अब इन्हीं रंगों का इस्तेमाल करेंगे हम, RBG का इस्तेमाल करेंगे और इनसे फिर क्या बनाएंगे, रंग बनाएंगे। जैसे लिखो, लाल और नीले रंग से क्या बनेगा, मेजेंटा। लाल और नीले रंग से कौन सा कलर बनता है, मेजेंटा। हरा और नीले रंग से कौन सा कलर बनेगा, तो वो बनेगा पीकॉक नीला। ठीक है, हरा और नीले रंग से कौन सा बनेगा, पीकॉक नीला, जैसे मोरनी के पंख होते हैं ना, मोर मोरनी के, वैसे वाला। फिर उसके बाद लाल और हरे से कौन सा रंग बनेगा, पीला। तो ये जो रंग मेरे को प्राप्त हुए हैं, इन्हीं को बोला जाता है सेकेंडरी कलर, द्वितीयक रंग बोला जाता है। ठीक है, प्राइमरी कलर कौन से हैं, RBG। सेकेंडरी कलर्स मेजेंटा, पीकॉक ब्लू और पीला। उसके बाद बात करते हैं परकिरणन की। परकिरणन क्या होता है, ठीक है, तो अब सूर्य का प्रकाश जब हमारे वायुमंडल में प्रवेश करेगा तो वायुमंडल में उपस्थित क्या है, धूल कण है। तो जब इनसे टकराएगा तो प्रकाश क्या हो जाता है, बिखर जाता है। बस इसी घटना को क्या बोला जाता है, परकिरणन बोला जाता है। ठीक है, तो हमें आसमान जो दर्शन में नीला दिखाई देता है, उसका क्या कारण है, उसका कारण है परकिरणन ही है। ठीक है, क्योंकि बाकी जो सारे के सारे जो रंग होंगे, यहाँ पर लिखा है देखो, नीला आसमान, तो वातावरण के कणों के द्वारा छोटी जो तरंग दैर्घ्य होगी, छोटी जो वेवलेंथ होगी किसकी, ब्लू की, क्योंकि सबसे ज़्यादा का जो कम तरंग दैर्घ्य है वो किसका है, इसी का है, उसका क्या हो जाता है, परकिरणन हो जाता है, वो फैल जाता है। बस ठीक है, और सूर्य उदय जब होता है या सूर्य अस्त होता है तो हमें जो होता है होरिजन पर, क्षितिज पर लाल लाल रंग दिखाई देता है। कभी भी दोपहर के समय हमें लाल नहीं दिखाई देता। क्या कारण है कि
सूर्य अस्त या सूर्य उदय के समय लंबी दूरी तय करने के कारण केवल कौन सा प्रकाश बचता है? लाल प्रकाश ही बचता है। तो यहाँ पर देखो ये हमारी पृथ्वी, तो यहाँ और यहाँ की बात हो रही है, अगर मैं मान करूँ यहाँ की, क्योंकि यहाँ से फिर प्रकाश को ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, तो जब ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है तो बाकी सभी रंग फैल जाएंगे, बचेगा कौन सा रंग? बचेगा सिर्फ लाल रंग बचेगा, और वही हमें क्या दिखाई देता है, बाकी सारे रंग मिट जाएंगे, घुल मिल जाएंगे, इधर उधर वायुमंडल में फैल जाए, लेकिन रहेगा कौन सा रंग? लाल रंग। क्यों? क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो वो कोई आपसे पूछ ले कि ध्यान रखना, तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं? तो अपवर्तन के कारण। आसमान नीला दिखाई देता है किसके कारण? परकिरणन के कारण, स्कैटरिंग के कारण। सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय हमें जो स्थितिज होता है, होरिजन होता है, लाल दिखाई देता है। इसका कारण भी क्या है? परकिरणन। क्यों? क्योंकि सूर्य के प्रकाश को ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। ज़्यादा डिस्टेंस अगर कवर करना पड़ रहा है तो 6 रंग ऑटोमेटिक आते आते क्या हो जाएंगे? गायब हो जाएंगे, घुल मिल जाएंगे, बचेगा सिर्फ कौन सा रंग? लाल रंग, क्योंकि उसका तरंग दैर्घ्य क्या है? सर्वाधिक है। क्लियर? और फिर आता है कि दोपहर के समय सूर्य हमें जो थोड़ा कैसा दिखाई देता है? थोड़ा वाइट दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उस समय उसे डिस्टेंस क्या करना पड़ रहा है? कम कवर करना पड़ रहा है। ठीक है, तो कम दूरी, कम प्रकीर्णन, और सूर्य कैसा दिखाई देगा? हमें सफ़ेद दिखाई देगा। तो आज जब भी आप सूर्य को देखो तो देखना आपको दिन के समय वो कैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, और जब अधिक दूरी होगी तो आपको कैसा दिखाई देगा? वो लाल दिखाई देगा। तो अच्छा डायग्राम बना रखा है देखो यहाँ पर। ठीक, बस। तो ये सारे का सारा था, किसके बारे में था? ये प्रकाश के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके MCQ लेकर आऊँगा, फिर उसके बाद हम ध्वनि के ऊपर शिफ्ट होंगे। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग GS अकेडमी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।